Hello everyone, once again welcome to my channel, myself Professor More. If you are new on this channel, don't forget to subscribe my channel. So today we are going to learn about the part of sentences. Yeah, in the previous lecture we already studied about the types of the sentences and we already studied about the assertive sentence. हाँ, हम लोगों ने देखा था सेंटेंस के जितने टाइप्स है उसमें assertive कैसे होता है, assertive सेंटेंस कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. Assertive मतलब that is very simple sentence but you may just found in two forms. The first one is affirmative and second one is in negative form, but both sentences are called as a assertive sentence. Now today we are going to learn about the interrogative sentence. What is mean by interrogative sentence? So let's see. Interrogative. Actually the word has the itself meaning. Interrogative का मतलब क्या होता है? या क्वेश्चन फॉर्म, मतलब जब भी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो दैट इज कॉल्ड द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. हमेशा क्वेश्चन को पूछने के लिए क्वेश्चन का एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में अगर हम लोग क्वेश्चन को पूछते हैं तो ही वो सेंटेंस परफेक्ट फॉर्मेट में बनता है और इजीली अंडरस्टैंड होता है. हाँ, बात करें हम लोग कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. वी आर गोइंग टू ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द how to just make the sentences in the communication skill and how to ask the question, और भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन इस लेक्चर के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे. पहले तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कौन से सेंटेंसेस. या इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है फर्स्ट एंड दैट इज WH क्वेश्चन. जिन क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा WH वर्ड से होती है उन्हें ही इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है. और सेकंड जो पार्ट है दैट इज वर्बल क्वेश्चंस. मैंने कुछ चैप्टर में पहले इसके बारे में बताया था, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन. WH क्वेश्चन कैसे होते हैं? हमेशा दो क्वेश्चंस आर स्टार्टेड विथ W. W मीन्स व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच. Such kinds of the words we can use there. The first where, then when, then which, then who, then whose, whom. Okay, so such kinds of words are there. Those are started with a W. Yeah, I am only talking about these words started with a W. हाँ, जिन वर्ड्स की शुरुआत हमेशा W से होती है वो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं. इनका एक अलग मीनिंग होता है. मैंने एक चैप्टर में बताया था कि वेयर का मीनिंग कब लेना है, वेन का कब लेना है, इसके बारे में डिटेल बताया था. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे द क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन सेकंड जो H है, H का भी मतलब होता है हाउ, देन हाउ मैनी, then how much. So such kinds of the words are available there. You can take the help of such words and you can make the lots of questions there. हाँ, क्वेश्चन बनाने के लिए आप इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो. बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को कहा जाता है WH क्वेश्चन. हमेशा एक बात हमें ध्यान में रखनी है, जो भी बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये बात को समझना जरूरी कि एक तो भी क्वेश्चन इस पे आता है. क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इनटू ब्रैकेट में, फ्रेम अ WH क्वेश्चन एंड गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर. वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू. फ्रेम अ WH क्वेश्चन एंड गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर. मतलब क्वेश्चन को इस तरह से बनाओ कि अंडरलाइन किया हुआ पार्ट आंसर के तौर पे मिलना चाहिए. शायद आप लोग समझ गए होंगे. ओके, तो अंडरलाइन पार्ट मतलब आंसर होता है, तो आंसर तो क्वेश्चन में आता नहीं है. फिर हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि अंडरलाइन पार्ट हमें आंसर के तौर पे मिल जाए. अंडरस्टैंड? सो व्हाट द अंडरलाइन पार्ट सजेस्ट, समटाइम्स इट मे सजेस्ट फॉर द प्लेस, देन योर क्वेश्चन विल बी स्टार्टेड विद वेयर. Okay, if it is indicating that there is the time, then your question will start with when. So such kinds of the words are available there. If you are talking about any quantity, quality, such kinds of this, so then you can also quantity है तो how many के बारे में बात कर सकते हैं. Okay, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं. इसीलिए WH क्वेश्चन को बनाना भी एक स्किल है.
उसका भी एक फ्रेम होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले तो आपको बता दूं कि WH क्वेश्चन क्या होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन हमेशा जिनकी शुरुआत ही वर्ब से होती है, वर्ब से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स। या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हेल्पिंग वर्ब। Which are the helping words? All of you know that there are am, is, are, was, were, can, could, may, then might, okay, do, does, did, then have, has, and had. Many words are available there, so you can start your questions with am, is, are, was, were, can, could, may, might, do, does, did, have, has, had. Such kinds of words are available. You can, with the help of such words, you can make the verbal question. Always don't forget that. Why these questions are verbal question? They are called as a yes no type question. Why they are called as a yes no type question? Do you know? Yeah, if you are asking the question and expecting the answer yes, sometimes you will make the question in negative format. हाँ, हम लोग जब भी मतलब हमें अगर जवाब सामने वाले से हाँ चाहिए तो हमको क्वेश्चन ना में पूछना पड़ता है, या ना में पूछो तो आंसर हमको हाँ में मिल जाता है। इसीलिए उसको यस और नो टाइप का क्वेश्चन भी कहा जाता है और उसको वर्बल क्वेश्चन भी कहा जाता है। ओके, सो वेरी सिंपल, जस्ट कीप इट इन माइंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन के दो ही फॉर्मेट हैं, एक WH है और एक वर्बल है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है? WH क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से होता है, WH वर्ड से क्वेश्चन की शुरुआत करो, ओके, देन हेल्पिंग वर्ब को लिखो। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में तो आप इन तीनों से एक का इस्तेमाल कर सकते हो, वो है डू, डज, डिड। उसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, द रिमेनिंग पार्ट एंड पुट द क्वेश्चन। At the end of the sentence you have to put the question mark. That is the question format. You can see there. Once again I would like to draw your attention towards this format. देख लो यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से होती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन से? इतने सारे हेल्पिंग वर्ब है, ओके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं मिलता है। अगर वो ना मिले तो फिर क्या करेंगे? तो हमारे पास ये तीन वर्ड्स है, डू है, डज है और डीड है। फिर इन तीनों से एक का ही इस्तेमाल करते हैं। अभी तीनों में से फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमें डू लिखना है, तो डू को कब लिखेंगे? ओके, देन हमें डज लिखना है या डीड लिखना है तो हमें कब लिखना चाहिए? Many of students have the same problem. They can't understand the which particular word I have to use it at the proper place. वहाँ पे कौन से वर्ड को इस्तेमाल करना चाहिए शायद उनको समझ में नहीं आता। तो इस टाइम हमें इंडिकेट करता है वर्ब। मेन वर्ब की तरफ देखो तो वो तुम्हें बताएगा, या जो भी सेंटेंस में मेन वर्ब आता है वही तुम्हें इंडिकेट करता है कि तीनों में से कौन से वर्ड को यूज करना चाहिए। वेरी सिंपल, ओके, पे अटेंशन हियर। अगर मान लो वहां पे मेन वर्ब आया है, उसको एज इट इज फॉर्म में है विदाउट एनी सफिक्स, या मतलब कोई भी मेन वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल स्पीक, स्पीक है, स्पेलिंग जो है SPEAK, that is the only there is nothing any suffix. For example, if S is there, then we have to use does, yes, ES. अगर yes, ES suffix वहां पे है तो we have to write down does. तो यहां पे आता है does. Now we are talking about did को कब इस्तेमाल करना है? बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड से, फॉर एग्जाम्पल मान लो कलेक्ट, एक कलेक्ट वर्ड है और इसको सफिक्स आता है ed, तो ed इंडिकेट्स दैट देयर इज अ पास्ट टेंस, देन वी हैव टू यूज देयर did। मतलब कब लिखा जाता है did को? जब सेंटेंस में पास्ट फॉर्म पाया जाता है, ओके, बहुत सिंपल है।
अगर पास्ट टेंस है तो ईडी वहां पे है तो हमें डीड को यूज करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ईडी फॉर्मेट नहीं आता है, मतलब जब कुछ सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल आता है, या पास्ट पार्टिसिपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट ऑफ दैट वर्ब व्हिच ऑलरेडी अकर्ड इन द फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। वो फिर कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मान लो स्पीक का फॉर्मेट क्या है, स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल क्या है? स्पोक। ओके, यू कैन सी हियर स्पीक, स्पोक एंड देन स्पोकन। स्पोकन इज द थर्ड फॉर्म। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड फॉर्म ओनली बिकॉज दैट इज इन पास्ट फॉर्मेट। फिर पास्ट पार्टिसिपल आता है तो उस टाइम डीड आता है, और यहाँ पे कलेक्ट है, कलेक्ट को ईडी दिया है मतलब पास्ट है। तो इन वर्ड्स को ध्यान में रखना जरूरी। अभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं? वेरी सिंपल। देखो, दो क्वेश्चन में फर्क होता है। हु इज योर फादर? जस्ट पे अटेंशन केयरफुली। आई एम आस्किंग two questions but both have the different meaning. First question is who is your father and second question is what is your father. अब दोनों में क्या फर्क है? बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा who is your father, आपके पिताश्री कौन है। नेक्स्ट होता है what is your father, आपके पिताश्री क्या करते हैं। तो दोनों में फर्क है। इट मीन्स दैट आई एम आस्किंग इन द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके पिताश्री कौन है, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आपके पिताश्री कौन है, उनका नाम क्या है। ओके, व्हाट इज योर फादर, इट आल्सो इंडिकेटिंग दैट कि तुम्हारे पिताश्री क्या काम करते हैं। ये दोनों में फर्क होता है। देखो, क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा ही बदला जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को बोला कि मान लो कि इफ यू वांट टू आस्क अबाउट द टाइम, किसी को टाइम के बारे में पूछना है तो योर क्वेश्चन शुड स्टार्ट विथ, बहुत बार होते हैं हाँ टाइम है मतलब कितना टाइम होगा, कितना मतलब हाउ। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दोज आर वेरी बिगिनर्स लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, वो हमेशा क्वेश्चन कैसा बनाते हैं, हाँ कितना टाइम हो गया, कितना मतलब हाउ, तो हाउ मैनी टाइम, ओके, या हाउ मच टाइम, इस तरह से बोलते। लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से नहीं पूछा जाता है। अगर किसी को समय पूछना है, व्हाट्स द टाइम प्लीज, मतलब समय क्या है, अंडरस्टैंड। सो व्हाट्स द टाइम प्लीज, सो योर क्वेश्चन शुड स्टार्ट विथ व्हाट, नॉट विथ हाउ, अंडरस्टैंड। मतलब हमें समय के बारे में पूछना है, इसलिए हम लोग दिमाग में क्या बिठा लेते हैं कि या मेरा क्वेश्चन हाउ से स्टार्ट होना चाहिए। नहीं, हाउ से नहीं होता है, ओके। इसीलिए हम लोकल लैंग्वेज का इम्पैक्ट होता है कभी कभी। दैट्स व्हाई इन द फर्स्ट लेक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दोज वांट टू स्पीक इन इंग्लिश दे ऑलवेज ट्रांसलेट वन सेंटेंस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, एवरी सेंटेंस दे ट्राई टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। डोंट डू दैट। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर अफेक्टेड बाय द दिस काइंड्स ऑफ द हैबिट, तो फिर आपका इंग्लिश का लेवल कम होता जाएगा। इसीलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ मैनर्स, अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। इसीलिए मैंने पूछा हु इज योर फादर एंड व्हाट इज योर फादर, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, ओके। सो इन दिस वे वी ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव टाइप sentences, those having the two forms. The first one is WH question and second form is in verbal type question, okay. I hope all of you understood about the sentences. WH क्या होता है और interrogative क्या होता है. Now I am talking about how to use in the communication skill and what is the importance of interrogative sentences in communication skill. Communication in words का या in sentence का क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन को अगर एक्सटेंड करना है, कम्युनिकेशन के मतलब आपका स्किल बढ़ाना है, तो यू हैव टू लर्न फर्स्ट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। हाँ, ये सबसे बड़ा स्किल है टू आस्क द क्वेश्चन एनीबॉडी। होता है बहुत बार, यू कांट एक्सटेंड द कम्युनिकेशन। क्वेश्चन अगर नहीं पूछोगे तो कम्युनिकेशन कैसे बढ़ेगा? सिंपल सी बात है। अगर किसी एक आदमी आपको मिल गया जो आपकी पहचान का नहीं है, दैट इज स्ट्रेंजर, ओके, वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन यू वांट टू मेक द एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेंजर एंड यू, दैट टाइम यू हैव टू स्टार्ट समथिंग देयर। अगर आप उससे कुछ पूछोगे तो वो सवाल ही होगा। जब तक सवाल नहीं आता तब तक सामने से जवाब नहीं मिलता, और जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक दोनों की पहचान
नहीं होती। मतलब कम्युनिकेशन हमेशा डिपेंड करता है इन सेंटेंस पे। दैट्स वाई वी हैव टू लर्न इट, या दैट इज द नीड ऑफ टाइम। हमें समझना जरूरी है, हमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो सीखना जरूरी है, समय को कैसे पूछा जाता है वो भी जरूरी है, किसी से हेल्प मांगनी है तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाए वो भी सीखना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं उनको सीखना जरूरी है। अगर मान लो ये स्किल आपने सीख लिया, अच्छी तरह से सीख लिया, तो मैं कहता हूं कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। आपको हर एक एरिया पे काम करना चाहिए। इफ यू वांट टू improve your communication skill, then you have to work on the every area of the communication skill. स्किल मतलब एक ही नहीं होता है, स्किल छोटी छोटी बातों से बनता है। मतलब क्या, योर बॉडी लैंग्वेज, योर एसेंट, योर वे ऑफ स्पीकिंग, योर कॉन्फिडेंस, योर हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, एवरी पार्ट ऑफ दैट इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्किल। स्किल इससे बनता है, एक चीज से स्किल नहीं होता है डेवलप। तो हमें ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना जरूरी। मान लो फिर कम्युनिकेशन सीखना है ना, हमें तो सिंपल सेंटेंस बोलने आते हैं। ओके, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन, वी आर द वेरी मास्टर नाउ। टुडे वी हैव द गुड एफिशिएंसी, वी कैन आस्क एंड आल्सो लाइक टू मेक द लॉट्स ऑफ स्मॉल इंस्ट्रक्शन। बना सकते हैं हम लोग, हमें आता है सब कुछ। फिर हमें क्या सीखना है, हमें सीखना ये है कि अभी क्वेश्चन को कैसे बनाएं, क्योंकि कम्युनिकेशन एक छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अगर आपको कुछ भी डाउट है क्वेश्चन के बारे में तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।